पर यहां पर अभय दुबे, क्या दरअसल इसी बात की कश्मकश हम आने वाले दिनों में देखेंगे? मोदी शाह जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि जो वो कहें उसे ही सही मानने वाले अध्यक्ष हों, और आरएसएस चाहेगा नहीं, आरएसएस की बात को ज्यादा तरजीह और तवज्जो देता दिखाई दिए नया अध्यक्ष। देखिए, 4 जून के नतीजे के बाद जो प्रक्रियाएं चल रही हैं और संघ और भाजपा के बीच का समीकरण जो आकार ले रहा है, उससे मुझे लगता है कि कोई कश्मकश या कोई रेस या कोई होड़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक अमित शाह के मन का उम्मीदवार है, एक मोदी के मन का उम्मीदवार है, एक संघ के मन का उम्मीदवार है, और उनके बीच में कोई मतलब हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि कोई होड़ चल रही है। भाजपा में वैसे भी इतिहास में आज तक कभी कोई चुनाव नहीं हुआ। हाँ। आज तक भाजपा के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई चुनाव कभी नहीं हुआ है। कुछ बनावटी किस्म की प्रक्रियाएं नीचे चलाई जाती हैं, फिर उनके नाम पर अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। कभी नहीं सवाल बीजेपी उठा देती है, अपने गिरबान में यहाँ तो झांकना भूल जाती है। 4 जून के बाद मुझे तो स्थिति ये लगती है कि संघ 2-3 नामों का एक कोई सेट उनको या तो दे दिया है संघ ने, उन लोगों को जो सत्ता में है, पैनल बना के, हाँ, या दे देगा या दे दिया है, और उनसे कहेगा भाई इनमें जो आपको पसंद हो चुन लीजिए, उसी को हम बना देंगे, लेकिन पसंद सारी संघ की होगी, पूरी की पूरी। तो उसमें क्या कुछ नाम जो आपको लगता है कि संघ क्या सुझाएगा? नहीं, ये जो नाम है आपके, इसमें वो जाहिर है कि उनका जो मध्य प्रदेश के नेता हैं उनका नाम तो नहीं होगा, और मुझे खट्टर साहब का नाम भी नहीं लगता, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम वो और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के पर्याय हैं हरियाणा की राजनीति में। बाकी दोनों जरूर संघ की सूची में हो सकते हैं, बाकी दोनों नाम जो हैं, जैसा मेधा जी ने कहा है, उनका भी मौका हो सकता है, और यादव जी का भी मौका, उन्हें भी मौका मिल सकता है, ये सब तो हो सकता है। कोई सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकते हैं। सीआर पाटिल का भी लोग जिक्र करते हैं, मराठा टिक भी करते हैं बॉक्स, और गुजरात से भी हैं, पर फिर अमित शाह भी और प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात, टोटल गुजरात डोमिनेंस भी हो जाएगी, या भूपेंद्र यादव जैसा शख्स भी, क्या वो भी रेस का हिस्सा हो सकते हैं? संदीप जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि देश की जो सबसे बड़ी 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजकल रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, दोनों तरफ से। दूसरा, जो आपने 4 नामों की चर्चा करी और उसके बाद आपने एक नाम लिया सीआर पाटिल का, ये बात सही है। देखिए कि शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, संघ का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, उनका पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहेंगे। अगर उनको उनके प्रति इतनी चाहत होती दिल्ली लीडरशिप की, तो उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए रखते। अब दूसरी बात, मनोहर लाल खट्टर क्योंकि मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, लेकिन वो प्रधानमंत्री की भी नज़दीकी हैं और संघ का भी उन्हें मतलब लाडला माना जाता है, तो वो एक बेहतर कंटेंडर हो सकते हैं, यानी वो भी एक संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान की और भूपेंद्र यादव की। भूपेंद्र यादव ने महाराष्ट्र जिताया, धर्मेंद्र प्रधान ने जिताया हरियाणा, दोनों ओबीसी नेता हैं, प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं, तो हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी हैं। हाँ। तो क्या इस ओबीसी राजनीति पे, जिसको राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ओबीसी की बात करते हैं, तो क्या बीजेपी अपने विरोधी राहुल गांधी की जो राजनीति है उसको टैकल करने के लिए ओबीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष दे सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव में खास बात ये है कि ये ओबीसी की राजनीति को छुपाते नहीं है, दिखा के पुश करते हैं। ऐसे कई उदाहरण दे दूंगा मैं आपको, जहां भूपेंद्र यादव जाते हैं और किसी ओबीसी नेता कार्यकर्ता या यादव के यहाँ कोई बच्चे का जन्मदिन भी है तो वो वहां भी चले जाएंगे, यानी आप दिखाते हैं और उस बात को पुश करते हैं। तो ये इनके क्रेडेंशियल्स हैं कि भाई कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। लेकिन इन सब के बीच में जब आप ये कहेंगे सीआर पाटिल, तो फिर बात आएगी कि तीनों जो बड़े लोग गुजराती हो गए हैं। लेकिन इस बार ऐसा होगा कि संघ जो है वो ये चाहेगा, क्योंकि जो पिछले अध्यक्ष हैं नड्डा जी, जैसे मैंने कहा कि रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं यहाँ भी और कांग्रेस में भी, इस बार संघ ये चाहेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो प्रधानमंत्री का भी को भी स्वीकार्य हो और उनके साथ भी बात चले, यानी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जहरीले। जब हम प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह एक तरफ, यानी कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व एक तरफ और संघ एक तरफ, और उनके समन्वय की बात करते हैं, क्या हम दरअसल अभी भी आंशिक तस्वीर ही पेश कर रहे हैं? आरएसएस एक तरफ और उधर हम मोदी शाह की जोड़ी को साथ ना देखें। प्रधानमंत्री मोदी क्या किसी के लिए तैयार हो सकते हैं जिसके लिए अमित शाह तैयार ना हो, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की हामी ज्यादा जरूरी हो जाएगी? ये भी तो एक संभावना है।
नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि अमित शाह किसी भी अपने ऐसी बात को आगे बढ़ाएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी राजी ना हो। जो प्रधानमंत्री मोदी जिसका नाम देंगे, मुझे लगता है उसको इम्प्लीमेंट करने की भूमिका में अमित शाह आ जाते हैं, और वो उसको अच्छे से करते भी हैं। अमित शाह तो इतना ख्याल भी रखते हैं कि वो कहीं प्रधानमंत्री के साथ स्क्रीन तक शेयर नहीं करते। आपने देखा होगा जहां जहां वो आगे चल रहे होते हैं वो हमेशा उनसे पीछे चलते हैं। तो जो व्यक्ति कैमरे के सामने आके उनके साथ शेयर करना नहीं चाहता, तो वो उनकी बात को इम्प्लीमेंट करना ही उनकी प्राथमिकता है। ऐसा इस 10 साल के कार्यकाल को देख के मुझे लगता है। लेकिन मैं ये कह रहा था, अपनी बात पूरा कर दूं, यहाँ पर कि हम एक सेकंड, यहीं पर योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस का मजबूत हो जाना, ये भी तो एक फैक्टर अब प्ले इन कर रहा है बीजेपी की आंतरिक राजनीति में। करेगा ना ये अब फैक्टर हो जाएगा जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, ये तो आरएसएस ने अगले 20 साल की लीडरशिप तैयार कर दी बीजेपी के भीतर की, कि जब ये बात होती थी कि अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन, तो कोई ये नहीं कह सकता कि भैया अमित शाह भी हैं, योगी भी हैं और देवेंद्र फडणवीस भी हैं। ये 3 नेता इनके पास ऐसे हैं जिसमें से 2 के साथ आयु बहुत ज़्यादा है। अमित शाह की आयु 60 साल है, जो कि राजनीति में ज़्यादा नहीं मानी जा सकती। राजनीति में 60 साल को भी कोई मतलब युवा ही माना जाता है। अब यहाँ पर हमारे दर्शक हैं आदेश, ये एक और पहलू जोड़ रहे हैं। कुमार जयंत हैं, जयपुर वासी हैं, ये कह रहे हैं आरएसएस के अनुसार ही बीजेपी का नया अध्यक्ष बनेगा, जो यूपी में 2027 और 2029 लोकसभा चुनाव के लिए जीत का रास्ता तैयार करेगा। यूपी क्या इंपॉर्टेंट होगा, और ऐसे में क्या हम केशव प्रसाद मौर्य जैसे नाम को भी फैक्टर इन करते दिखाई दें? केजी सुरेश, देखिए, एक चीज आप मान के चलिए, ये मानना कि नागपुर से नाम जाएगा उसको दिल्ली मानेगी या दिल्ली से नाम जाएगा नागपुर, ऐसा नहीं होता है साहब सिस्टम में। ओके। ये बहुत क्लियर है कि जरूर नागपुर से मशवरा किया जाएगा और उसके बाद ये दोनों के लिए जो स्वीकार्य है और जो ये माना जाएगा कि ये संघ के हित को भी जो है, यानी कि उनके विचारधारा के अनुरूप भी काम करेंगे और जो बीजेपी की आवश्यकताओं हैं उसको भी पूर्ति करेंगे, ऐसे एक व्यक्ति पर जो है कंसेंसस होगा और इसमें कोई असहमति वगैरह का सवाल नहीं पैदा होता है। आपस में चर्चा होगी, व्यापक चर्चा होगी। हो सकता है क्या यूपी में झटका एक बड़ा फैक्टर था 240 पर रुक जाना बीजेपी का, और यूपी की वो जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम प्ले भी एक फैक्टर हो सकता है क्या? संदीप जी, यूपी और महाराष्ट्र ये दोनों बहुत बड़े फैक्टर थे इस बार के लोकसभा में, और ये दोनों फैक्टर की वजह से 240 पर आकर भारतीय जनता पार्टी रुकी है। मगर ये कहना कि इसकी वजह से या तो महाराष्ट्र से होना चाहिए अध्यक्ष या यूपी से होना चाहिए अध्यक्ष, मुझे नहीं लगता कि पार्टी इन लाइंस पे सोच रही है। ठीक है, आकाश गुप्ता हमारे दर्शक हैं, ये पिछले वाली स्क्रीन लेकर आइए पीसीआर। आकाश जो हैं वो भी एक अहम सवाल पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस बार कोई ऐसा नाम आएगा जो दक्षिण में अपनी पकड़ रखता हो, जो आरएसएस का वफादार और नरेंद्र मोदी का करीबी हो। अब इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, इसीलिए बीच में रोका। मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी कुछ देर से। एक शब्द है अंग्रेजी में, उसे कंसेंसस कहते हैं। इस बार जो भी होगा वो बीजेपी और आरएसएस का कंसेंसस कैंडिडेट होगा। इस बार मुझे लगता है अगर इस चीज में कोई भी एक बात पक्की है तो वो ये है कि आम सहमति होगी, सबकी सुनी जाएगी, आम सहमति होगी, एक तरफा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।